Hello everybody, how are you? Welcome to नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल शिक्षण आपल्या दारी। तो बच्चों, लास्ट पीरियड में हमने पढ़ा था लाल बहादुर शास्त्री यह पाठ। इस पाठ में हमने यह जानकारी ली थी कि साधारण व्यक्ति भी असाधारण कार्य करके महान बन सकता है। जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाले लाल बहादुर शास्त्री अपनी सरलता, सादगी, विनम्रता और दृढ़ता इन गुणों से देश के पंतप्रधान बन गए। इस पाठ से हमें सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की सीख मिलती है। तो बच्चों, हम लोग आज आगे का पाठ पढ़ेंगे। मार्गदर्शिका है श्रीमती रूपाली हजारे मैडम, विषय अध्यापिका नाविद शेख, विषय हिंदी, कक्षा 3। पाठ क्रमांक 6 अनमोल सलाह, लेखक है राजेश गुप्त। तो बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, आप उसके जवाब दे दो। तो बच्चों, आपको कितने मित्र हैं? बताओ बच्चों, आपको कितने मित्र हैं? तो कोई बोलेगा हाँ, किसी को 2 है, किसी को 3 है, किसी को 5 है। तो हर एक के स्वभाव के हिसाब से उनके मित्र बन जाते हैं। आगे है, आपका सच्चा मित्र कौन है जिसने आपकी मदद की है? बताओ बच्चों, आपका सच्चा मित्र कौन है जिसने आपकी मदद की है? वो आपके स्कूल का मित्र हो सकता है, कोई कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो अपने घर के आसपास रहते हैं, और कोई घर पर भी हो सकता है, जैसे कि अपनी मम्मी, वो भी अपनी मित्र के जैसे ही होती है। तो आपका सच्चा मित्र कौन है जिसने आपकी मदद की है? हाँ, स्कूल के बच्चे ने आपकी मदद की है, स्कूल का जो मित्र है उसने आपकी मदद की। ओके, आप अपने मित्र के किन किन कार्य में मदद करते हो? बताओ बच्चों, आपके मित्र को किन किन कार्य में आप मदद करते हो? हाँ बोलो जल्दी से। होमवर्क करने में करते हो, हाँ बराबर है। और पढ़ाई करते हो, कोई दिक्कत आती है तो करते हो, हाँ ये भी बराबर है। और जैसे कि आप कुछ पेंटिंग कर रहे हो तो उसमें आपकी मदद, अपने मित्रों को आप मदद करते हो। और कुछ आपको स्कूल में प्रोजेक्ट दिया है तो ये प्रोजेक्ट भी आप लोग मिलजुल कर करते हो ना, तो यहाँ पर भी आपको मित्र की सहायता मिलती है। और कब लेते हो सहायता? जब कोई मित्र आपका परेशानी में होगा तभी भी आप उसको मदद करते हैं, बराबर है। और कब करते हो? जब आपका मित्र बीमार है, उसे कुछ पढ़ाई के बारे में कुछ सूचना देना है तो तभी भी आप उसे मदद करते हो। और कब करते हो? जब खेलते खेलते वो गिर जाता है तो उसे उठाने के लिए मदद करते हो। और घर में भी कुछ परेशानी हो, अगर आपके मित्र के घर में कुछ परेशानी है, अगर वो स्कूल को ना आ सके, अगर वो खेलने नहीं आ सके, तो जाकर आप उसको पूछते हो और उसकी मदद करते हो। हाँ ठीक है, इस तरह से हम लोग मित्रों को मदद करते हैं, सहायता करते हैं। तो आज हम लोग अनमोल सलाह इस पाठ में भी ऐसे ही मित्रता देखने वाले हैं। तो इस पाठ में जो तेनाली राम है वो है कर्नाटक से। तो आप लोगों को पता होगा जैसे कि बीरबल कैसे थे, वो चतुर थे, उसी प्रकार ये जो तेनाली राम है वो भी चतुर थे और वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी थे। तो वो कहाँ पर रहते थे? कर्नाटक में। तो बच्चों, ये जो तेनाली राम है तो ये अपने चतुराई और बुद्धिमत्ता से बहुत ज़्यादा मशहूर थे। भारत में कई महान ज्ञानी हुए हैं जिनकी बुद्धिमत्ता बहुत ही मशहूर थी, जैसे कि बीरबल। उसी तरह तेनालीराम अपने बुद्धिमत्ता से भी परिचित है। तेनालीराम की जीवनी विजयनगर में शुरू हो गई। वे महाराज कृष्णदेव राय के सबसे प्रिय ऐसे मंत्री थे।
वह उन्हें हर उलझन से निकालने के लिए मदद करते थे। तेनालीराम के किस्से तब भी मशहूर थे और आज भी मशहूर है। तेनालीराम के कहानियाँ बच्चों को बौद्धिक कौशल के लिए बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तेनालीराम की कहानी उनकी चतुराई और बौद्धिक कौशल के लिए किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तो बच्चों, तेनालीराम की एक कहानी है जो मैं आपको सुनाऊंगी। लंबे समय से पहले राजा कृष्णदेव राय के पास अपने अदालत में तेनालीराम के नाम से बहुत बुद्धिमान मंत्री थे। एक बार राज्य में चूहे की बड़ी समस्या हो गई। चूहे बहुत ही बड़ी संख्या में नगर में होने के कारण वो कुछ चीज़ों का नुकसान कर रहे थे। तो बच्चों, चूहे किस बात का नुकसान करते हैं? जैसे कि अनाज में जाते हैं, अनाज खराब कर देते हैं, कागज़ को खराब कर देते हैं, कपड़े खराब करते हैं, खाद्यान्न खराब करते हैं आदि का नुकसान। तो इस तरह से वो चूहे क्या कर रहे थे? खाद्यान्न का नुकसान कर रहे थे, कपड़ों का नुकसान कर रहे थे और अन्न धान्य का भी नुकसान कर रहे थे। तो इसलिए राजा ने क्या किया? उनको पकड़ने के लिए उन्होंने बिल्ली पालने की सलाह दे दी। किसने दी? कृष्णदेव राजा ने। क्योंकि चूहे को कौन पकड़ सकता है? बिल्ली। आपको सभी को पता है ना। तो इसके लिए जो ये समस्या थी चूहों की, उसके लिए कृष्णदेव राय ने क्या किया कि बिल्ली पालने की सलाह दे दी। इसलिए राजा ने क्या किया? सभी घरों में एक एक बिल्ली दे दी। तो इससे और एक समस्या हो गई। क्या समस्या हो गई? तो लोगों को उस बिल्ली को खाने देने के लिए, बिल्ली क्या खाती है बच्चों? बताओ। हाँ, बराबर है, दूध पीती है। तो दूध देने के लिए उन लोगों के पास फिर उनको बहुत सारी परेशानी हो रही कि घर में दूध पीना है, क्या ये बिल्लियों को देना है? तो फिर इस समस्या का हल करने के लिए राजा ने क्या किया? फिर सभी घर में एक बिल्ली और एक गाय दे दी, जिससे कि वो गाय का दूध वो बिल्ली को पिला सके। तो इसी तरह तेनालीराम के पास भी एक बिल्ली और एक गाय पहुंच गई। और इससे क्या हो गया? ये जो गाय थी, ये गाय का दूध पीकर बिल्लियाँ भी खुश रहने लगी और जो लोगों की समस्या थी वो भी खत्म हो गई। लेकिन देखो तेनालीराम कैसे थे? तेनालीराम बहुत आलसी थे। उन्हें दूध पीना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वह गाय का दूध अपने लिए रखना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? अपनी चतुराई का, बुद्धिमत्ता का वापर किया। तो उन्होंने क्या किया? फिर ये जो बिल्ली, गाय का दूध उन्होंने निकाला और उस दूध को इतना ज़्यादा गर्म किया और उसे एक प्लेट में उन्होंने निकाला, एक बाउल में निकाला और वो बिल्ली को पीने के लिए दिया। जैसे ही उन्होंने बिल्ली को पास बुलाया और वो दूध पीने के लिए दिया, तो बिल्ली जब उसमें मुंह डाल के पी रही थी, तब क्या हो गया? उसको गर्म होने के कारण वो पी न सकी, वो वहाँ से भाग गई। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया? दूसरे दिन भी उसी तरह बिल्ली वहाँ पर आ गई। तो उसने जब उसमें वो दूध पीने के लिए उसको छुआ तो उसकी जीभ जल गई। तो इस तरह से 2-3 बार होने के बाद बिल्ली ने दूध पीना ही छोड़ दिया। इस तरह से तेनालीराम ने अपनी चतुराई का अच्छे से इस्तेमाल किया। तो इससे फिर कुछ दिनों के बाद कृष्णदेव राय ने क्या किया कि वो देखना चाहते थे बिल्लियाँ अच्छे हैं क्या नहीं। तो उन्होंने क्या किया? सभी को फरमान भेज दिया कि सभी अपने अपने बिल्लियाँ राज दरबार में लेकर आओ, मैं देखना चाहता हूँ। जब सभी ने बिल्ली लेकर आए तो सभी की बिल्ली बहुत अच्छी थी, सेहतमंद थी। लेकिन तेनालीराम की जो बिल्ली थी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिख रही थी। तो राजा ने उनसे पूछा, तेनालीराम से पूछा कि सभी की बिल्लियाँ तो अच्छी खासी है, आपके बिल्ली को क्या हो गया? तो उन्होंने, तेनालीराम ने जवाब दिया कि सभी की बिल्लियाँ तो दूध पीती है, लेकिन मेरी बिल्ली जो है वो दूध नहीं पीती। तो इससे कृष्णदेव राय को बहुत ही अचंभा हुआ, आश्चर्यचकित हो गए। वो इस तरह से हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिल्ली है तो वो तो दूध पीने ही वाली, तो इस तरह से नहीं हो सकता। उन्होंने बोला कि कुछ भी बकवास मत करो, इस तरह से अगर तुम करोगे तो मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा।
तुम ये गलत बात नहीं करना। तो उन्होंने बोला कि मुझे एक मौका दे दो, मैं आपको बता दूंगा कि मेरी बिल्ली दूध नहीं पीती। तो उन्होंने क्या किया, फिर बिल्ली को उसी तरह से वापस वो लेकर आए। तेनालीराम की बिल्ली वहाँ पर आ गई। तो उन्होंने जैसे हर टाइम करते थे, गरम दूध प्लेट में निकाला और वो बिल्ली को दे दिया। तो वो बिल्ली दूध देखते ही भागकर चली गई। ये देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? तेनालीराम की बुद्धिमत्ता और उसकी चतुराई। तो फिर राजा ने क्या किया, तेनालीराम को छोड़ दिया। तो इस तरह से तेनालीराम के किस्से, उनके कहानियाँ बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो हम लोग यहाँ पर भी वही आज देखने वाले हैं, अनमोल सलाह। तो देखो बच्चों, अनमोल सलाह इस पाठ के लेखक कौन है? राजेश गुप्त। इस पाठ के मुख्य भाव आज हम ऐसे ही दो मित्रों की कहानी पढ़ेंगे जो सच्चे मित्र थे और एक दूसरे की मदद करते थे। आज हम ऐसे ही दो मित्रों की कहानी पढ़ेंगे जो सच्चे मित्र थे और एक दूसरे की मदद करते थे। यह कहानी हमें सच्ची मित्रता, मुसीबत में साथ देने, सही निर्णय लेने और न्याय करने की प्रेरणा देती है। उसके आगे नेक्स्ट है सारांश। प्रस्तुत पाठ में तेनालीराम की हाजिर जवाबी, अक्लमंदी व उचित सलाह के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, हमने कहानी देखी थी, उसमें हमने देखा था ना वो किस तरह से चतुर थे, बुद्धिमान थे। तो इस कहानी में भी हमें यही देखना है कि उन्होंने किस तरह से सलाह दी और जो समस्या थी उसका हल देखा। महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में आए दो अच्छे दोस्तों में सोने के हंस को लेकर अधिकार की सुनवाई हो रही थी। देखो बच्चों, यहाँ पर दोस्तों का भी जिक्र आया है। तो यहाँ पर हमें देखना है ये दोनों दोस्तों ने किस तरह से अपनी समस्या सुलझाई है। दोनों दोस्त एक दूसरे को जमीन से मिले सोने के हंस का स्वीकार करने के लिए कह रहे थे। ऐसे में न्याय करने के लिए तेनालीराम ने अनमोल सलाह देकर दोनों दोस्तों की दोस्ती अमर कर दी। तो यहाँ पर हमें ये पाठ पढ़ना है। इस तरह से इसका सारांश है और ये मुख्य भाव है। तो बच्चों, अपना टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर 38, लेसन नंबर पाठ क्रमांक 6, अनमोल सलाह। तो बच्चों, मैं जैसे ही पढ़ रही हूँ तो आप भी आपकी उंगली उस अक्षर के नीचे रखना है और मेरे पीछे पढ़ना है। इसके लेखक कौन है? राजेश गुप्त। एक समय की बात है, महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में दो आदमी आए, जिनमें से एक के हाथ में सोने का एक हंस था। दोनों ने आकर महाराज को प्रणाम किया और बोले, महाराज हमें न्याय चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ पर दिख रहा है ये सीन, ये है कृष्णदेव राय और ये दो दोस्त है। इनके हाथ में यहाँ पर ये सोने का हंस दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना? सभी को दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ओके। तो बच्चों, मुझे बताओ, सोना महंगा है या लोहा? बताओ। हाँ, सोना महंगा है, बराबर है। दोनों का मूल्य पता करो। तो ये सोने का जो भाव होता है हमेशा कम ज़्यादा होता है, एक ही भाव इसका नहीं रहता। आप लोगों को ये सर्च करना है सोने का भाव क्या है और लोहे का भाव क्या है। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा सोना महंगा है या लोहा। तो देखो बच्चों, आगे यहाँ पर क्या दिखा है? एक समय था
एक समय की बात है, महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में दो आदमी आ गए। तो ये दो आदमी, ये दोनों दोस्त हैं, ये महाराज कृष्णदेव के पास आ गए। उनके हाथ में एक सोने का हंस था और वो महाराज को बोल रहे थे कि हमें न्याय चाहिए। तो देखो बच्चों, अभी इनको किस बात का न्याय चाहिए हम लोग आगे देखेंगे। महाराज ने पूछा, कैसा न्याय? क्या तुम इस सोने के हंस को लेकर आपस में लड़ रहे हो? वे दोनों बोले, नहीं महाराज, नहीं, हम लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि इस हंस को लेकर हम दोनों एक मत नहीं है। देखो बच्चों, इनकी लड़ाई इस सोने के हंस को लेकर नहीं थी। ये लड़ना नहीं चाहते थे, वो ऐसा नहीं बोल रहे थे कि ये सोना मुझे चाहिए, लेकिन उन्हें न्याय चाहिए था, इसलिए वो महाराज के पास आ गए थे। आगे क्या है? महाराज चौंक कर बोले, ठीक है, बताइए समस्या क्या है। तो देखो बच्चों, सोना कितना महंगा होता है। कोई भी इस तरह से बोलता नहीं कि ये मुझे दे दो, ये मेरा है, ऐसे ही बोलेगा। कोई नहीं बोलेगा कि ये सोना इसको दे दो। लेकिन ये दोनों इतने ज़्यादा स्वाभिमानी थे, सरल थे कि इसको लेकर, ये कौन लेना चाहता है, इसको लेकर इनमें झगड़ा हो रहा था कि ये तेरा है, ये मेरा है। तो इससे महाराज चौंक गए थे। चौंकना यानी क्या? आश्चर्य में पड़ जाना। और न्याय का मतलब है इंसाफ। और समस्या का अर्थ है कठिनाई। नेक्स्ट पेज ओपन करो बच्चों, पेज नंबर 39। देखो आगे क्या है। जिस आदमी के हाथ में सोने का हंस था वह महाराज से बोला, अन्नदाता, हम दोनों दोस्त हैं। देखो अभी यहाँ पर समझ में आ गया महाराज के कि ये दोनों कौन हैं। तो ये दोनों कौन थे? दोनों दोस्त थे। मेरी हालत खराब चल रही थी तो मेरे इस दोस्त ने अपना ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा मुझे खेती करने के लिए दे दिया, जिसमें मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। देखो बच्चों, ये इसका मित्र कितना अच्छा है। वो उसे मदद करने के भाव से ज़मीन का एक टुकड़ा देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब था। तो अपनी परिवार का पेट भरने के लिए एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मदद की थी। आगे क्या है। एक दिन मैं वहाँ पर हल चला रहा था तो वहाँ मुझे सोने का हंस मिला। तो देखो बच्चों, खेती करते वक्त हम लोग हल चलाते हैं। क्यों चलाते हैं हल चलाकर वहाँ की मिट्टी की गुदाई होती है और वहाँ पर फिर बीज बोए जाते हैं। इसलिए जब उसे ये जो खेती मिल गई, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को ज़मीन दे दी। किस लिए दे दी? परिवार का, ताकि वो खेती करके अपने परिवार का पेट भर सके। तो एक दिन जब वो उसका दोस्त हल चला रहा था तो वहाँ पर उसने क्या देखा कि सोने का हंस मिला। तो बच्चों, हम लोग आजकल अगर हमारे पास सोना होता है तो हम लोग कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं, सेफ रखते हैं, नहीं तो कबर्ड में रहता है। लेकिन पुराने ज़माने में बैंक नहीं थे तो वो लोग क्या करते थे? इस तरह से ज़मीन में उसे गाड़ देते थे। इसलिए जब वो हल लेकर ज़मीन की गुदाई कर रहा था तब क्या मिला उसको? सोने का हंस मिल गया। मैं जब इसे देने के लिए गया तो इसने लेने से साफ मना कर दिया। अब आप ही न्याय कीजिए। देखो बच्चों, ये जो दोस्त है कितना ईमानदार है। खुद की ज़मीन उसने दोस्त को दे दी और उस ज़मीन में से अगर सोने का हंस मिला तो भी वो उसे लेने के लिए इनकार कर रहा है। तो देखो कितनी अच्छी बात है। आजकल ऐसा दिखाई देता है क्या? हम लोग पेंसिल भी शेयर करने के लिए कतराते हैं, यहाँ पर तो ये सोना दे रहा है। हाँ, तो देखो नेक्स्ट क्या है। और वो बोल रहा था, फिर वो जो उसका दोस्त बोल रहा था वो सही बात थी, ज़मीन उसकी थी तो ज़मीन के अंदर का जो भी कुछ सोना मिला था तो अपने हिसाब से वो सोना किसका था? उस दोस्त का था जिसकी ज़मीन थी, है ना। तो यहाँ पर लेकिन तो भी वो लेने से इनकार कर रहा था। वो बोल रहा था कि एक बार मैंने आपको ज़मीन दे दी तो ये ज़मीन में जो भी कुछ है वो आपका ही होगा। तो
तो इस तरह से दोनों दोस्त देखो कितने साफ दिल के थे, कितने सरल थे। तो आगे क्या देखो, दूसरा आदमी बोला, महाराज मैंने उस जमीन के टुकड़े को इसे दे दिया था जो उसमें से मिलने वाली हर चीज़ पर इसका अधिकार है। आप ही बताइए मैं इसे कैसे ले सकता हूँ। देखो बच्चों, वो कितने साफ दिल से बोल रहा है कि उस ज़मीन मैंने उसे दे दी थी, तो उस ज़मीन में जो भी कुछ मिला है उसके ऊपर मेरा कुछ अधिकार नहीं, उसी का अधिकार है। पहला आदमी बोला, लेकिन महाराज वह ज़मीन तो इसकी है, इसलिए इस हंस पर इसका ही अधिकार है। यानी दूसरा जो उसका मित्र था उसने उसे ज़मीन पहले वाले को दी थी, तो उससे पहला आदमी क्या बोला, महाराज वह ज़मीन इसकी है, इसलिए इस पर इसका ही अधिकार है। अधिकार यानी हक है। दोनों अपनी अपनी बात पर डटे रहे। उन दोनों की बात सुनकर महाराज भी सोच में पड़ गए कि न्याय करे तो क्या करें। महाराज ने सभी दरबारियों से पूछा। देखो बच्चों, दोनों दोस्तों में कितनी दोस्ती थी और कितना प्यार था, कितना लगाव था। वो दोनों भी वो जो सोने का हंस था उसे लेने के लिए वो मना कर रहे थे। दोनों अपने ही बात पर डट गए थे। तो इससे न्याय करने में महाराज को भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। यहाँ पर दिख रहा है ये सीन, महाराज भी परेशान हैं और वो बाकी जो सुन रहे वो भी परेशान है। नेक्स्ट आगे क्या है, एक दरबारी खड़ा होकर बोला, महाराज मेरे विचार से आप हंस को 2 बराबर हिस्सों में बांटकर दोनों को आधा आधा दे दीजिए। तो इसमें से इन्होंने और एक हल निकाला कि अभी ये दोनों भी ये हंस लेना नहीं चाहते, तो हम क्या करें, फिर इसको आधा आधा कर दे और दोनों में बांट दे। नेक्स्ट पेज ओपन करो बच्चों, 41। देखो, डांट खाकर दरबारी खिसियाकर नीचे बैठ गया। खिसियाना यानी नाराज होना। डांट खाकर क्या हो गया, डांटने के बाद, डांटना यानी गुस्सा करना। दरबारी क्या किए, खिसियाकर यानी नाराज होकर नीचे बैठ गए। अब दूसरा दरबारी खड़ा होकर बोला, देखो दरबार में बहुत सारे लोग होते हैं, तो वैसे एक उठकर उसने क्या बोला, उसने जो सलाह दी वो महाराज को अच्छी नहीं लगी, तो वो नीचे बैठ गया। उसके बाद दूसरा दरबारी भी खड़ा होकर बोला, महाराज आप इस सोने के हंस को राज्य के खजाने में जमा कर लीजिए, क्योंकि ज़मीन के अंदर से निकली गई हर चीज़ पर राज्य का अधिकार होता है। ये भी सलाह ठीक थी, लेकिन महाराज को ये भी जची नहीं। उसने क्या सलाह दी कि आधा आधा बांटने से बेहतर है कि ये सोने के हंस को राज्य के खजाने में, खजाना यानी कोष, ट्रेजरी, तो राज्य के खजाने में जमा कर लीजिए, क्योंकि ज़मीन के अंदर से निकली गई हर चीज़ पर किसका अधिकार होता है, उसी राज्य का अधिकार होता है। इस तरह सभी दरबारियों ने एक एक करके अपने विचार प्रकट किए, लेकिन महाराज को किसी की सलाह ठीक नहीं लगी। पहली सलाह क्या दी थी कि वो जो हंस है उसको आधा आधा करके बांट दिया जाए। दूसरे ने क्या बोला कि ये जो हंस है ये खजाने में जमा कर दे दो। लेकिन ये कौन सी भी सलाह महाराज को ठीक नहीं लगी। तो फिर उन्होंने क्या किया, अब तेनालीराम की बारी थी। अभी तेनालीराम तो मैंने आपको बताया था कितने चतुर है, कितनी बुद्धिमान है, तो वो सलाह अच्छी देंगे। तो देखो उन्होंने क्या सलाह दी। महाराज का इशारा पाकर तेनालीराम खड़े हुए और बोले, महाराज मेरा निवेदन है कि, निवेदन यानी प्रार्थना, विनंती, और यहाँ पर जो है इशारा, इशारा यानी संकेत। तो मेरा निवेदन है कि आप नगर के सुनार को बुलाकर
इससे इस हंस की कीमत पूछिए और फिर आप ही उसे खरीद लीजिए। उन्होंने क्या सलाह दी कि इसकी कीमत पूछो। कीमत यानी मूल्य, वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या है देखो, इसकी कीमत क्या है देखो, और आप क्या करो, उन पैसों से आप इन दोनों के, इससे जो भी पैसे मिले उन पैसों से आप इन दोनों के नाम पर सोने का हंस नामक बाग का निर्माण कराइए। देखो इन्होंने कितनी अच्छी सलाह दी कि जिससे कि ये दोनों दोस्त भी नाराज न हो सके और समस्या का हल भी निकल सके। देखो इनकी जो सलाह थी कितनी अच्छी थी। उन्होंने क्या बोला कि मेरा निवेदन है कि आप नगर के सुनार को बुला कर लाओ और उससे इस हंस की कीमत पूछ लो और आप ही इससे खरीद लीजिए। यानी सुनार को बुलाकर उसकी कीमत करना है और ये जो राजा थे उनको ही ये खरीद लेना था। इससे जो भी पैसे मिले उन पैसों से आप इन दोनों के नाम पर सोने का हंस नामक बाग का निर्माण कराइए, जिससे इन दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। तो देखो ये सलाह कितनी अच्छी थी। फिर देखो नेक्स्ट आगे क्या होता है, बाग में एक अच्छा सा तालाब बनवाया जाए जिसमें 2 हंस तैर रहे हो। देखो यानी यादगार भी बनी रहेगी। ये किससे ये बनने वाला था, ये जो सोने का हंस नामक जो बाग का निर्माण होने वाला था, तो किससे बनने वाला था, सोने का हंस बेचकर उससे जो पैसे आने वाले थे उससे ही ये बाग का निर्माण होने वाला था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उसको नाम क्या दिया, सोने का हंस। और उसके आगे उन्होंने क्या बोला कि बाग में एक अच्छा सा तालाब बनवाई जाए जिसमें 2 हंस तैर रहे हो, जैसे कि ये 2 दोस्त है, इनकी यादगार इससे बने रहेगी। तो कितना अच्छा सलाह था। देखो आगे क्या है, अनेक छायादार और फलों वाले पेड़ लगवाए जाए। इस तरह से जब तक यह बाग रहेगा लोग इनकी दोस्ती को याद करेंगे। तो देखो तेनालीराम ने कितनी अच्छी सलाह दे दी महाराज को, और महाराज को भी ये पसंद आ गई क्योंकि सलाह इतनी बेहतर थी। तेनालीराम की बातें सुनकर महाराज प्रसन्न होकर बोले, शाबाश तेनालीराम, हमें तुम्हारी सलाह अच्छी लगी। अब हमारा न्याय भी यही है। देखो बच्चों, तो तेनालीराम बुद्धिमान थे, होशियार थे, इस पर से इस कहानी में से हमें दिखाई देता है ना। हाँ, तो बच्चों आज हमने ये पाठ पढ़ा। इस पाठ में हमने क्या देखा, तेनालीराम की बुद्धिमत्ता देखी, और क्या देखा, उनकी चतुराई देखी, है ना। तो प्रस्तुत पाठ में हमने देखा 2 दोस्तों का एक दूसरे के प्रति अन्योन्य ऐसा प्रेम है, एक दूसरे के लिए त्याग करने की उनमें भावना है। राजा कृष्णदेवराय का न्याय, तेनालीराम की सूझबूझ भरी सलाह आदि हमें प्रलोभन से दूर रहने की और हमें सादगी से, सरलता से, सच्चाई से रहने की जीवन में सीख देती है। तो ये पाठ आपको कैसा लगा बच्चों, अच्छा लगा ना। तो इस पाठ का पठन आपको 2 बार करना है, और इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हुए हैं वो कठिन शब्द मैं और एक बार दोहराऊंगी, जैसे कि न्याय यानी इंसाफ, चौकर यानी आश्चर्य से अचंभित, समस्या यानी कठिनाई, हालत यानी दशा, मना करना यानी इनकार करना, अधिकार यानी हक, खिसियाना यानी नाराज होना, इशारा यानी संकेत, कीमत यानी मूल्य, खजाना यानी कोष, निवेदन करना यानी प्रार्थना करना, निर्माण करना यानी बनाना। तो बच्चों ये पाठ आपको कैसा लगा, तेनालीराम की चतुराई आपको पसंद आ गई। तो ये पाठ का पठन आप 2 बार करो और कठिन शब्द भी 1 बार पठन करो। ओके, धन्यवाद।